यह हार एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। पल पल मिटूंगा पर मैं दया की भीख लूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। स्मृत सुखद पहरों के लिए, जीवन के खंडहरों के लिए, यह जान लो मैं विश्व की संपत्ति चाहूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। चालू करें। नमस्कार दोस्तों, मैं उदेश कुमार तिवारी फिर से आपके इसी न्यू चैनल द न्यू बिगनर्स पर उपस्थित हूँ आपके समक्ष। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, पिछले जो सेशन था उसमें मैंने आपकी लगभग 6 से 7 क्लासें ली थी, और जैसा हमारी टीम का आपसे वादा था कि आपको वो सारे प्रयास किए जाएंगे आपके साथ, जितना हमारी टीम से और मुझसे पॉसिबल होगा वो सारी रिसर्च की हमने, वो सारे क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए। यहाँ तक मैंने लाइव क्लास भी ली, बच्चों की बहुत डिमांड थी कि आप लाइव क्लास लीजिए, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कराइए, मैंने वो भी कराया, और जैसा हमारा प्रेडिक्शन था एज इट इज़ वैसा ही पेपर आया। अब इस साल जो 2026-27 का सेशन है उसमें मैं आपके साथ पूरे साल लगा रहूँगा। हमारी टीम हर एक सब्जेक्ट पर पूरी पकड़ के साथ आपके साथ लगी रहेगी। आपको हम पर ट्रस्ट करना है, और आपका ट्रस्ट, आपका प्रेम, आपका विश्वास हमारे साथ है। जैसा आपने लाइव क्लास में, मैं पहली बार यूट्यूब पर था, लगभग 600 साढ़े 600 बच्चे एक साथ जुड़े हुए थे, जिसमें से कुछ बच्चों का मुझे नाम याद है, जैसे प्रशांत थे, और ऐसे 2-3 बच्चे थे जो लगातार कमेंट पे कमेंट आ रहे थे, सर ये डाउट वो डाउट। दक्ष, ऐसे बच्चे जिन्होंने लगातार मेरे साथ बने रहे, और उनका ये भी है कि सर आप फर्स्ट ईयर इंटर में भी आप हमें पढ़ाएं, हमारे साथ लाइव क्लासें लें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो ऐसा बच्चों का प्यार मिला, जिसके चलते हमें भी अंदर से आत्मविश्वास बढ़ता है। उसी के चलते मैं फिर से ज्योग्राफी बिल्कुल डीप में डिस्कस करेंगे, थॉरली डिस्कस करेंगे, एक एक क्रक्स को डिस्कस करेंगे, कैसे किस पॉइंट पे कहाँ पे आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से आप कॉपी लिख करके आएंगे, आपको मैक्स टू मैक्स मार्क मिलेंगे, उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले आपको भी कुछ हमारे साथ कमिटमेंट करना होगा कि आप हमारे साथ परमानेंट लगे रहेंगे, हमारे साथ जितना भी पॉसिबल, मैं जितना आउटपुट आपको यहाँ से इनपुट दूंगा आप उसका मैक्सिमम गेन करें, उसको रिवाइज करें। आपको इस साल PDF भी मिलेगी, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। कुछ नहीं करना है आपको, केवल क्लासेस देखें, PDF के थ्रू उसको रिवाइज करें। अंडरलाइन तक हम आपको PDF में करके देंगे, आपको वो भी करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अच्छे से पढ़ें और अपने घर वालों, अपने समाज और अपने देश का नाम रोशन करें। बस यही हमारी आपसे गुजारिश है। पूरे साल लगे रहेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो SST हो, अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, इसी जज्बे के साथ कि आपको झुकना नहीं है, आपके हौसले को बुलंद रखना है और लगातार मेहनत करनी है। हम मेहनत करेंगे, आप मेहनत करेंगे, और एक अग्रिम भविष्य की रचना करेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले आप चैप्टर देख रहे होंगे, मैंने ज्योग्राफी ही पिकअप किया है सबसे पहले सब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि इस ज्योग्राफी के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा मैप वर्क जो है उस पर डिस्कस करेंगे, और फिर धीरे धीरे करके पहले ज्योग्राफी, देन पॉलिटिकल साइंस, अगर ज़रूरत पड़ी, बच्चों की अगर डिमांड रही, ज्योग्राफी के बाद हम हिस्ट्री भी कर सकते हैं, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, एंड लास्ट वन इज द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला चैप्टर लिखा हुआ है, आप पीछे देख ही रहे होंगे कि फर्स्ट चैप्टर आपका है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। यहाँ से हमें शुरुआत करनी है, तो मैं थोड़ा सा किनारे हो जाता हूँ, आप एक बार इसको देख लें क्या क्या पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पर दिया हुआ है आपको रिसोर्सेज की डिफिनेशन। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्टकट में अगर मैं जाऊँ तो आप देखें जो इन्वायरमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आप ये समझ जाएं कि ये इन्वायरमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, शॉर्टकट क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले रिसोर्स की आपको डिफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। क्या कह रहा है? एनीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में उपलब्ध है। फिर देखिए, मैंने अंडरलाइन किया, फिर क्या लिखा? विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में उपस्थित है और जो ह्यूमन की ज़रूरतों को पूरा करे, उसी चीज़ को हम क्या नाम देंगे? रिसोर्स। अब डिफिनेशन यहीं से पूरी नहीं होगी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसी को डिफिनेशन मान करके मान लेते हैं कि हाँ, कोई भी चीज़ जो कि इन्वायरमेंट में उपस्थित है, ह्यूमन के लिए ज़रूरी है, वही रिसोर्स है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर आर 3 पॉइंट आल्सो, वो भी आपको दिमाग में रखने होंगे। क्या? सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? मस्ट बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब रिसोर्स आप उसी को मानेंगे जिसको टेक्नोलॉजी के थ्रू हम एक्सेस कर सकें, मतलब उसको प्राप्त कर सकें। अगर हम टेक्नोलॉजी लगाएं तो वो हमें एक्सेस कर सके, हम उसको प्राप्त कर सके, तभी आप उसको रिसोर्स में काउंट करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? मस्ट बी इकोनॉमिकली फीजिबल। अब ऐसा भी ना हो इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब हम इकोनॉमिक टर्म्स में अगर जाएं, मनी के टर्म्स में जाएं, तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा पैसा उस रिसोर्स के लिए लगाना पड़ रहा है और हमारे पास उतना पैसा है नहीं। मतलब इकोनॉमिकली फीजिबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिक के दायरे में भी आना चाहिए, तभी आप उसको रिसोर्स में काउंट करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज मस्ट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल,
मतलब वो रिसोर्स जो हो वो सांस्कृतिक तौर पर भी, कल्चर के तौर पर भी एक्सेप्टेबल हो, मतलब उसको एक्सेप्ट करे हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर। देन आप इन तीनों पॉइंट को अगर कोई चीज़ क्लियर कट करता है तभी आप उसको रिसोर्स की डिफिनेशन में रखेंगे। तो आप, मैं हट जा रहा हूँ, पहले इसको नोट कर लें। सबसे पहले क्या मैंने बताया, एनीथिंग अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। साथ साथ में आपको 3 पॉइंट और याद रखने। सबसे पहला क्या हो, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल हो, मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उस रिसोर्स को प्राप्त कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब ज़्यादा हमें उस पर पैसे ना लगाने पड़े, बड़ी ही आसानी से इकोनॉमिक टर्म्स में भी वो फीजिबल रहे। एंड थर्ड पॉइंट क्या है कि कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर उसको क्या करे, एक्सेप्ट कर सके। जब ये तीनों कंडीशन मिलेंगी तभी जा करके हम उसको रिसोर्स की कैटेगरी में रखेंगे। क्लियर? तो आप इसको नोट कर लें स्लाइड को। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे हम टाइप ऑफ रिसोर्सेज। मुझसे पहले कुछ चीज़ें याद आ गई जिस समय हम आपके एज में हुआ करते थे। तो अभी तो ज़माना बड़ा चेंज हो गया है, इश्क, प्रेम, मोहब्बत ये बड़े ही छोटे उम्र से होने लगती है। और अपने समय में भी अभी भी थोड़ा सा कविताओं का, शायरियों का मुझे शौक़ है। तो कुमार विश्वास की कुछ लाइनें याद आ रही हैं, सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। तो जब प्रेम अपनी चरम सीमा पर होता है तो उसकी कुछ 4 लाइनें हैं कि बहुत बिखरा, बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई, कभी मैं कह नहीं पाया। तो ये वो पीरियड है, बट आपको इसको भी दरकिनार करिए, भी थोड़ा सा भी आपको सजग रहने की आवश्यकता है। थोड़ा सा कैरियर पर फोकस करें, हर एक चीज़ का एक प्रॉपर समय होगा, तब आप वो करें, तब वो चीज़ अच्छी लगेगी और बहुत अच्छी लगेगी। अभी आप थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करें। आज का ज़माना इतना चेंज है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे हो चुकी है, इतने बढ़िया बढ़िया टीचर आपको एक्सेसिबल हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बट हमारी कमियां हैं कि हम दिन भर इंस्टाग्राम पर लगे हैं, रील्स पर लगे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें तो आप अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर में चाहें तो डेली, मैं इस समय देख रहा हूँ डेली न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, तो उस पर डेली हर एक दिन सोशल मीडिया के ऊपर आर्टिकल है। एंड उसमें यही बातें होती हैं कि वाचिंग आवर को कम किया जाए, बच्चों की वाचिंग आवर कम की जाए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बच्चों के लिए बात करूँगा, योर कॉन्शियसनेस, योर कंसंट्रेशन लेवल इज़ वेरी लो। दैट्स वाई यू आर नॉट एबल टू concentrate on any topic for 1 hour, 2 hour. You have not the capability to gain maximum amount of concentrative work like studying या किसी भी काम पे मैं अगर बात करूँ, वो आपके अंदर क्षमता नहीं रह गई। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि हम 2 मिनट वाले पर चल रहे हैं। द शॉर्ट्स ने हमारे दिमाग को भी शॉर्ट बना दिया है। तो आप इन सब बातों से थोड़ा सा अवेयर रहें, हमारी आपसे यही गुजारिश रहेगी। सब कुछ करें बट एक लिमिटेड अमाउंट में करें। किसी भी चीज़ का आप अधिकतम कंजम्पशन करेंगे वो आपके लिए हानिकारक होगी। यू आर अवेयर, जब भी आप किसी इंजीरियस, जो आपके लिए मतलब डेंजरस चीज़ है, उसकी किसी भी डिब्बी पे आप लिखे होंगे कि इंजीरियस, मतलब किसी भी चीज़ का अगर आप मैक्सिमम कंजम्पशन आप करेंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपके लिए हानिकारक है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश रहेगी कि थोड़ी सी दूरी बना करके रखें फ़ोन से। मैक्सिमम टाइम आप अपना बुक्स पर दें, PYQs जो हैं उस पर दें, जो टीचर्स के वीडियोस हैं उन पर दें, PDFs पर दें। मैक्सिमम टाइम आप अपना फ़ोन पर ना बिताएं। ये मेरी गार्जियन से भी यही गुजारिश रहेगी कि थोड़ा सा बच्चों पर ध्यान दें। और आप स्टूडेंट खुद हैं, तो अगर आप, मेरे प्रति आपका स्नेह है तो मेरी इन बातों पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे मैं अब डिस्कस करता हूँ कि कितनी तरीके के टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं। तो सबसे पहला अगर मैं बात करूँ, कई तरीके से इनको 3-4 तरीके से बांटा गया है। ओवर द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ले लीजिए आप, ठीक है, ओवर द बेसिस ऑफ ऑनरशिप ले लें। अगला अगर मैं बात करूं, ओवर द बेसिस ऑफ किस पर ले लें आप, ओरिजिन पर ले लें, ठीक है। अगला अगर मैं बात करूं, ओवर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है,
डेवलपमेंट, ठीक है। और लास्ट अगर मैं बात कर लूँ, थोड़ी सी जगह यहाँ पर हल्की सी कम पड़ रही है, ओवर द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ओवर द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है। तो 4 तरीके से इनको बांटा गया है। सबसे पहले अगर मैं ओवर द बेसिस ऑफ ऑरिजिन हो गया, ओवर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट हो गया, ओवर द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हो गया, ओवर द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो गया, ठीक है। तो 4 तरीके में इसको बांटा गया है, ठीक है। दूसरे कलर से मैं इसको चेंज करके लिखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ओवर द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में बात करूं तो ये आपने बड़े छोटे तरह से ही पढ़ा होगा, छोटी क्लास से ही, कि एक तो बायोटिक रिसोर्सेस होते थे और दूसरे अबायोटिक रिसोर्सेस होते थे। ये काफ़ी लोगों को पता भी होगा, बट अभी हम इस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे, डोंट वेरी। एक एक पॉइंट को बड़े अच्छे से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ऑनरशिप के हिसाब से भी 3-4 जगह से बांटा गया है इसको। एक तो इंडिविजुअल के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है, तो उसको प्राइवेट में रख देते हैं हम, ठीक है। अगला कम्युनिटी, फिर अगला नेशनल, फिर अगला इंटरनेशनल, ठीक है। अब अंडरस्टूड होगा, प्राइवेट है तो आगे रिसोर्सेस लिख लेंगे, कम्युनिटी है तो इसके आगे भी रिसोर्सेस लिख लेंगे, इसके आगे भी रिसोर्सेस और इसके आगे भी रिसोर्सेस, ओके। चलिए अभी इसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या आपको एग्जाम्पल में लिखना है, ये भी हम आगे डिस्कस करने की बात करेंगे। फिर ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है, पोटेंशियल रिसोर्सेस पहला हो गया। दूसरे में अगर मैं बात करूं तो डेवलप्ड रिसोर्सेस, अगली में बात करूं तो रिसोर्सेस, अगली में बात करूं तो स्टॉक, ठीक है, एंड लास्ट वन इज रिजर्व्स, ठीक है। अब एग्जॉस्टिबिलिटी में भी आपने 2 तरीके के पढ़े होंगे, एक तो रिन्यूएबल होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस, और अगला कौन सा होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है। चलिए तो अब एक एक चीज़ को बड़ा ही डीप में डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा बड़े ही अच्छे से ध्यान से समझेंगे इसको। सबसे पहला यहाँ से मैं चालू करूँगा कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बायोटिक अबायोटिक, सिंपल केवल कीवर्ड याद रखना करेगा, बायोटिक, बायोटिक का मतलब लिविंग, मतलब ऐसे रिसोर्सेस जो लिविंग हैं, मतलब जिनके अंदर जान पाई जाएगी, जो मूवमेंट कर सकते हैं, उन सबको हम किस में रखेंगे, बायोटिक रिसोर्स में। एग्जाम्पल के तौर पर बायोटिक में कौन आ जाएंगे, लिविंग बींग्स, और लिविंग में भी आप एनिमल रख सकते हैं और प्लांट्स को भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हैं। अब अबायोटिक में ऐसे रिसोर्सेस जिनमें जान नहीं है, फॉर एग्जांपल लैंड, ठीक है, तो यहाँ पर अबायोटिक में क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग, और एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लैंड, ठीक है। तो क्लियर, बायोटिक मतलब लिविंग, एग्जाम्पल में प्लांट्स एंड एनिमल्स, अबायोटिक में नॉन लिविंग, एग्जाम्पल में लैंड, क्लियर है। तो पहला क्लियर है, ऑरिजिन के हिसाब से 2 तरीके के रिसोर्स मैंने आपको बताया, एक तो बायोटिक, दूसरा अबायोटिक। बायोटिक का कीवर्ड क्या रहेगा, लिविंग, लिविंग जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तुरंत आपके दिमाग में एग्जाम्पल में 2 छप जाने चाहिए, एक तो एनिमल, दूसरा प्लांट। अबायोटिक में भी नॉन लिविंग, सबसे पहले लैंड, और भी हो सकते हैं, लैंड हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका एग्जाम्पल के तौर पर जो विंड चलती है, ठीक है, इसको भी आप इसी में काउंट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनमें जान नहीं। चलो अब अगला क्या है, अगला जो मैंने आपको डिस्कस किया, बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के हिसाब से मतलब किसका उस पर कब्जा है, एक तरीके से किसकी बल्कियत है, उसके हिसाब से 4 बांटे गए। तो प्राइवेट ऑनर रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस, नेशनल रिसोर्सेस और इंटरनेशनल रिसोर्सेस। अब प्राइवेट रिसोर्सेस की अगर मैं बात करूं, किन की बात कर रहा हूं मैं, प्राइवेट रिसोर्सेस, इसी को आप प्राइवेट रिसोर्स कह लें या कहीं कहीं पे आप इसको इंडिविजुअल रिसोर्सेस में भी रखते हैं, कुछ भी आ सकता है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। अगर पेपर में आपसे इंडिविजुअल या प्राइवेट कोई भी रिसोर्स बोले तो आप इसको काउंट कर सकते हो। प्राइवेट रिसोर्स का मतलब ऐसे रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल, मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा जिनकी ऑनरशिप में किसी एक व्यक्ति की ऑनरशिप, उसको क्या बोलेंगे, प्राइवेट रिसोर्स। फॉर एग्जाम्पल आपका मकान, ठीक है,
तो इस पर केवल आपने ही पैसा खर्च किया है, आपका ही प्राइवेट है, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स या प्राइवेट रिसोर्स की कैटेगरी में होगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे। कम्युनिटी रिसोर्स ऐसे रिसोर्सेज जिनका यूज़ पूरी की पूरी कम्युनिटी करेगी, सोसाइटी के कई सारे लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पार्क, एग्जाम्पल पे क्या रखेंगे आप, पार्क। तो पार्क इज यूज्ड बाई मैनी ऑफ द पीपल्स इन द सोसाइटी, दैट्स वाई इट इज अंडर द कैटेगरी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। ओके, देन थर्ड वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिस पर पूरे के पूरे देश के लोगों का अधिकार हो, पूरे नेशन के जितने भी सिटीजन हो वो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसको हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे, नेशनल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल रेलवेज, ठीक है, रेलवे जो है हमारे यहाँ की, ये नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में आएगी। एंड लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लगभग वर्ल्ड के हर एक व्यक्ति का हिस्सेदारी हो, तो आप उसको किस में रखेंगे, इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। जैसे किसी भी सी में बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, यहां पर अगर आप जा रहे हैं किसी भी सी में, ठीक है, तो उस कैटेगरी में ये इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर, चारों पॉइंट। सबसे बड़ा प्राइवेट, जिसमें किसी इंडिविजुअल ने पैसा लगाया हो, किसी इंडिविजुअल की ऑनर हो, ठीक है, वही मालिक हो, तो उसको इंडिविजुअल रिसोर्सेज या प्राइवेट रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन इज कम्युनिटी रिसोर्सेज, जिसमें सोसाइटी के सेक्शन के कई सारे लोग एक साथ हिस्सेदारी कर सकते हैं, वहाँ जा सकते हैं, एग्जाम्पल में पार्क रहेगा। थर्ड वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसपे देश के सिटीजन का हिस्सेदारी हो, मतलब ऐसा नहीं किसी एक स्टेट का आदमी ही वहाँ उससे उसका लाभ उठा सकता है, उस देश का कोई भी सिटीजन उससे लाभ उठा सकता है, तो उसको आप किसकी कैटेगरी में रखेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज में। एग्जाम्पल रेलवे। लास्ट वन इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिसमें पूरे वर्ल्ड के लोगों का हिस्सेदारी हो, ठीक है। तो यहाँ पे सी, भाई सी तो किसी देश के हिस्से में आते नहीं है, समुद्र तो कई सारे देशों में फैले हुए हैं, लेकिन उसमें भी कैटेगरी है, बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स पे जब आप जाएंगे तो वो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, इंटरनेशनल रिसोर्सेज की कैटेगरी में। क्लियर, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हैं आपको। सबसे पहला ओवर द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, बायोटिक का बायोटिक हो गया। ओवर द बेसिस ऑफ ऑनरशिप 4 कैटेगरी हो गई। तो अभी ये 2 पॉइंट आप पहले नोट कर लें, थोड़ा सा मैं किनारे हो जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद फिर ये जो 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी तक मैंने 2 आपको बता दिए थे टाइप, अब 2 टाइप की और बात करूंगा। ओवर द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के हिसाब से कितनी तरीकों में बांटा गया। तो सबसे पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, सेकेंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज, थर्ड वन इज स्टॉक एंड लास्ट वन इज रिजर्व्स, ठीक है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनका अभी तक हमने यूज ही नहीं किया है, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, पोटेंशियल रिसोर्सेज में। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज़ नहीं करते थे, ब्लेंडेड पेट्रोल का यूज़ नहीं करते थे, एथनॉल मिक्स पेट्रोल का यूज़ नहीं करते थे, बट हमने उस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया, थोड़ा सा हमें ये लगा कि अब हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना है, देन हम टेक्नोलॉजी लाए और अभी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ कर रहे हैं। तो पहले हमने नहीं सोचा था कि हमें यूज़ करना है, बट जब हमें उसकी टेक्नोलॉजी पता चल गई तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके के रिसोर्सेज को आप पोटेंशियल रिसोर्सेज में रखेंगे, मतलब जिनका भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट आगे आने वाली समय में जब हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो जाएगी तो हम उन रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे। तो इन रिसोर्सेज को किस कैटेगरी में रखोगे आप, पोटेंशियल रिसोर्सेज में। अगला है डेवलप्ड रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनका भी हम यूज़ कर भी रहे हैं और जो कि चलन में हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोलर पैनल हम यूज़ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन सबको किस में रखेंगे, डेवलप्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में। ओके, लास्ट वन इज स्टॉक, मतलब कई ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका स्टॉक हमारे पास है, तो मौजूद तो हैं, बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी ही नहीं कि हम उसका यूज़ कर सकें, तो आप इनको किस कैटेगरी में रखोगे, स्टॉक में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे यहाँ पर विंड एनर्जी के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं, बट हमारे पास उतनी अवेलेबिलिटी नहीं है टेक्नोलॉजी की, उतनी हमने विंड माइल्स नहीं लगा रखी हैं जिसकी वजह से हमें विंड एनर्जी मिल सके, तो इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, स्टॉक है, बट अभी हमारे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस रिसोर्स का यूज़ कर सकें, तो आप उसको किस में रखेंगे, स्टॉक में। लास्ट वन इज रिजर्व, कांट बी यूज्ड इन फ्यूचर, कांट बी यूज्ड इन फ्यूचर, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाएं, कांट नहीं होगा यहाँ पर कैन होगा, ठीक है। कैन बी यूज्ड इन फ्यूचर, मतलब ऐसे रिजर्व्स, मतलब ऐसे भंडार जो हमारे पास हैं बट अभी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, आगे आने वाले समय में जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी तब हम उन रिजर्व का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये 4 कैटेगरी थी डेवलपमेंट के हिसाब से। सबसे पहला पोटेंशियल रिसोर्सेज समझा दिया मैंने, जिनका भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, डेवलप्ड जिनका भी हम यूज़ कर रहे हैं,
स्टॉक अवेलेबल हैं बट टेक्नोलॉजी की कमी है, इस वजह से हम बाद में यूज़ करेंगे उनको। रिजर्व्स कांट बी यूज इन फ्यूचर, मतलब है बट उसको हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होगी, तब हम उसका यूज़ करेंगे। अगला टाइप था एग्जॉस्टिबिलिटी, उसके हिसाब से भी दो तरीके में बांटा गया। सबसे पहले रिन्यूएबल एंड सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल क्या होता है पहले तो ये समझें, रीन्यूएबल, री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया, एबल मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको हम दोबारा से बार बार प्राप्त कर सकें, मतलब बार बार उसको रिन्यू कर सकें, उसी को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, सूर्य हमेशा रहेगा, हर दिन निकलेंगे सूर्य भगवान, तो उनकी एनर्जी का हम लगातार यूज कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं, तो सोलर एनर्जी को हमने किस में रखा, रिन्यूएबल में। विंड एनर्जी, विंड हमेशा चलेगी, एयर हमेशा मौजूद रहेगी, एटमॉस्फेयर हमेशा रहेगा, तो उसके द्वारा हम बार बार विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं, तो उसको आप किस में रखेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में। सेकेंड वन इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ऐसी एनर्जी के रिसोर्सेस जिनके रिजर्व फिक्स हैं, अगर आपने अत्यधिक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन किया, देन वो एक समय के बाद डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इंड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे रिसोर्सेस को, इस रिसोर्सेस की कैटेगरी को हम बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जांपल कोल रिजर्व्स, कोयले के भंडार निश्चित हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ कर लेंगे, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएंगे। पेट्रोलियम के भंडार, अब यहाँ से बड़ा ही इंटरेस्टिंग अगर मैं बात करूँ तो अभी आपको पता ही होगा रिसेंट में इजराइल और ईरान और यूएसए का युद्ध, और आपको पता होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंपोर्ट्स जो है, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे पीएनजी हो, चाहे एलएनजी हो, चाहे सीएनजी हो, जो मैक्सिमम इंपोर्ट है इंडिया का 65 to 70% एलपीजी का हम इंपोर्ट करते हैं, और उस 65 to 70% इंपोर्ट्स में से भी 90% इंपोर्ट जो है वो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू करते हैं, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओमान और वो जो मिडिल ईस्ट का रीजन है उसके पास से है, और ईरान ने वहाँ पर एग्जिट पॉइंट जो हैं, एंट्री एग्जिट वाले पॉइंट पर वहाँ पर रोक लगी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एलपीजी की बड़ी किल्लत भारत में देखने को मिल रही है। तो क्यों मिल रही है, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल में है, इसके एनर्जी के भंडार फिक्स हैं। मैक्सिमम इंपोर्ट जो हम करते हैं, पेट्रोलियम का हो चाहे एलपीजी का हो, वो हम मिडल ईस्ट रीजन से ही करते हैं, बट अभी वहाँ पर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन है जिसकी वजह से उसका असर हमको भारत में भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो चारों पॉइंट ये आप नोट कर लें, इसके बाद दो पॉइंट ये नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, इसके बाद फिर हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। चलिए, तो अब हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग के ऊपर। देखिए, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधे सीधे, ज़्यादा नंबर के चैप्टर नहीं, आपको पता ही है कि या 2 नंबर में आपसे अगर मान लीजिए 3 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ दिया रिसोर्स प्लानिंग क्या होगी, तो आपको किस तरीके से कीवर्ड को मेंशन करना होगा, क्या क्या करना होगा। तो पहले तो मैं स्लाइड आप एक बार देख लें, फिर मैं इसको डिस्कस करता हूँ। ठीक है, क्या क्या स्टेप आपको लेने पड़ेंगे, रिसोर्स प्लानिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये समझिए। सबसे पहला क्या कह रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले तो आप ये जांचें, ये पहचानें कि रिसोर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, उनकी इन्वेंट्री करें, उनको आइडेंटिफाई करें, सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, प्लानिंग स्ट्रक्चर विथ टेक्नोलॉजी एंड स्किल। आप उस रिसोर्सेस में किस किस तरीके की आप टेक्नोलॉजी, ठीक है, किस किस तरीके की आप टेक्नोलॉजी लगाएं, किस किस तरीके की आप स्किल लगाएं कि आप उस रिसोर्स की प्लानिंग अच्छे से कर सकें। मतलब स्ट्रक्चर बनाएं पहले तो, कि पहले तो रिसोर्स को पहचान लिया, अब रिसोर्स को पहचानने के बाद हम कौन कौन सी टेक्नोलॉजी लगाएं, कौन कौन सी स्किल लगाएं कि आसानी से हम उसका यूज़ कर सकें, उस रिसोर्स को प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ में ला सकें। तो इसके बारे में आपको प्लानिंग करनी है, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट विथ नेशनल प्लान। अब यही नहीं करना है आपको कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, स्ट्रक्चर की प्लान कर लिया, टेक्नोलॉजी लगा ली, बट आपको ये भी दिमाग में रखना है कि हम उस रिसोर्स का इस तरीके से यूज़ करें कि वो नेशनल बेनिफिट में आ सके, उससे नेशन को, उससे राष्ट्र को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके, वो हमारी देश की इकोनॉमी में, इकोनॉमिक ग्रोथ में उसका कंट्रीब्यूशन हो सके। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं रिसोर्स प्लानिंग में। सबसे पहला क्या, फिर से वही, आइडेंटिफिकेशन करिए, इन्वेंट्री करिए, प्लानिंग करिए किसकी, रिसोर्स के स्ट्रक्चर की विथ टेक्नोलॉजी और स्किल, एंड लास्ट वन इज नेशनल प्लान को ध्यान में रखते हुए आपको इस पर वर्क करना है। ठीक है, इसके बाद देखें अगला क्या कह रहा है कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है।
आप रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो क्या होगा, रीजनल डेवलपमेंट होगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई एक रीजन ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, जैसे कंपेयर करूं मैं नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया को, तो साउथ इंडिया ज़्यादा प्रॉस्पेरस है एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया। बट जब आप रिसोर्स प्लानिंग अच्छे से करेंगे तो इससे क्या होता है कि रीजन का डेवलपमेंट होता है, मतलब एक ही रीजन नहीं, सारे रीजन का डेवलपमेंट अच्छे से मिलता है। इसके बाद अगला क्या कह रहा है, सेकेंड वन इज एवॉइड वेस्टेज। क्या करेगा ये, जितना भी वेस्टेज है उसको एवॉइड करेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कोई भी आपने रिसोर्स बनाया, अब उस रिसोर्स को बनाने में टेक्नोलॉजी आपने लगाई, आपने अपना मैन पावर लगाया, बट वो ठीक तरीके से यूज़ ना हो सका, तो क्या हो गया, आपका मनी वेस्टेज हुआ, रिसोर्स का वेस्टेज हुआ, तो ये सारे के सारे वेस्टेज हो गए। बट अगर आपने रिसोर्स प्लानिंग की है तो आप इस वेस्टेज से बच सकते हैं। ठीक है, तो वेस्टेज को क्या करेगा, एवॉइड करेगा। ठीक है, अगला कह रहा है सस्टेनेबल यूज़। अब आपको क्या करना है, जब आपने ठीक तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने रखा है, ठीक तरीके से मैचिंग कराई है रिसोर्स की, प्लानिंग को ठीक से किया है, तो क्या होगा इससे कि आप उसका सस्टेनेबल यूज़ करेंगे। मतलब आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी ध्यान में रखते हुए उस रिसोर्स को बचा करके प्रिजर्व करके रखेंगे और उसका यूटिलाइजेशन भी इस तरीके से करेंगे कि आगे आने वाली की जनरेशन जो है उनके लिए भी वो रिसोर्स प्रॉपर तरीके से रहे। ठीक है, इसके बाद अगला जो आपको पॉइंट है वही डेफिनेशन मैंने लिख दी, सस्टेनेबल यूज़ की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपको पॉइंट ऐसा है जो आपको एसएसटी में हर वक्त याद रखना है। कोई भी आंसर अगर आपसे प्रिजर्वेशन की बात करता है, कंजर्वेशन की बात करता है, देन ऑलवेज कोट द वर्ड, ऑलवेज कोट द कीवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, उसकी डेफिनेशन सामने लिखी हुई है, आप देख लें, फिर मैं समझा देता हूँ। क्या कह रहा है, डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग फ्यूचर जनरेशन, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था। मतलब आपको आज तो ध्यान रखना है कि हम रिसोर्स का यूज़ कर रहे हैं, बट इस तरीके से यूज़ करें कि इन अपकमिंग जो जनरेशन है, फ्यूचर जो जनरेशन है, वो भी उस रिसोर्स का यूज़ कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद क्या कह रहा है, लैंड रिसोर्सेस। अब लैंड रिसोर्सेस में कैटेगरी मैंने 4 बताई हुई हैं आपको, नीचे अगर आप देखें तो लिखा भी हुआ है कि लैंड को आप यूज़ किस किस तरीके से करते हैं। सबसे पहला क्या कह रहा है, फॉरेस्ट। मतलब इंडिया में 4 तरीके की लैंड है, 4 तरीके से लैंड का कैटेगराइजेशन। सबसे पहला है फॉरेस्ट, मतलब कई जगहों पर आपको जंगल देखने को मिले, सबसे पहला हो गया। अगला कह रहा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। कई सारी ऐसी लैंड हैं जिन पे कल्टीवेशन नहीं है, मतलब जहाँ पर आप कृषि नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर का नीचे देख लें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर आपको बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, बड़े से बड़े 10-10 तल्ले की फ्लैट देखने को मिलेंगे। तो पहले क्या था, यहाँ पर कल्टीवेशन होता था, बट अब आप उसको किस में यूज़ कर लिया, आपने किस चीज़ में यूज़ कर लिया, आपने उसको रहने के लिए यूज़ कर लिया, इसलिए अब आप वो कल्टीवेबल नहीं रह गई, आप उस पर कल्टीवेशन नहीं कर सकते। सेकंड कैटेगरी, सी कैटेगरी कह रहा है फॉलो लैंड। बहुत सी ऐसी ज़मीन होती है जिनको आप बंजर ज़मीन के तौर पर रखते हैं, मतलब जिन पर खेती करना पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड कैटेगरी हो गई। एंड लास्ट कैटेगरी नेट सॉन एरिया, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर आप बुआई कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, तो उसको आप नेट सॉन एरिया में रखेंगे। तो किसी भी लैंड को कैटेगराइजेशन 4 तरीके से किया गया है लैंड रिसोर्स का इंडिया में, वो मैंने आपको बता दिया। अगला जो पॉइंट है, यहाँ से भी आप पे क्वेश्चन आता है कि लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझें लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है। मतलब लैंड को किस तरीके से आप उसको बुरी तरीके से बर्बाद करते चले जा रहे हैं, तो यही होता है डिग्रेड, मतलब किस तरीके से आप उसका दोहन कर रहे हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन के लिए कई सारे पॉइंट हैं। सबसे पहला जैसे ओवर ग्रेजिंग, मतलब इतने ज़्यादा आपने पशु पाल लिए कि अब उनको घास फूस ही नहीं है खिलाने के लिए, तो ग्रेजिंग के लिए आप मैक्सिमम ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग कर दी, तो एक पॉइंट आपका सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ साथ साथ में। ठीक है, इसको आप देखते रहें। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया मैंने, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, डिफॉरेस्टेशन। भाई अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं हम वनों की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल एक तरीके से लैंड खराब ही हो रही है। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जगह नहीं बची है। कौन सा, डिफॉरेस्टेशन नहीं यार, अरे यार एक गच्च कर दिया भाई इसने, बता दे महीने ले लेंगे तो आप डन कर दो। हेलो, चलो ठीक है, तो
अगला जो पॉइंट है इसमें सबसे पहला ओवर ग्रेजिंग हो गया, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग करा रहे हैं हम। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो यहाँ पे आ नहीं रहा है, तो मैं इसको सेकंड पॉइंट दूसरा नीचे रखता हूँ। डिफॉरेस्टेशन, अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं हम फॉरेस्ट की, तो ये सेकंड पॉइंट, इसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रही है। तीसरा पॉइंट ओवर इरिगेशन, ज़रूरत नहीं है बट ज़रूरत से ज़्यादा हम सिंचाई करते चले जा रहे हैं फील्ड्स पर, ठीक है, तो ये ओवर इरिगेशन एक पॉइंट हो जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए जो लैंड डिग्रेडेशन के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब समझिए, लैंड डिग्रेडेशन तो हम कर रहे हैं बट लैंड डिग्रेडेशन को रोका कैसे जा सकता है, इस पर भी हमको बात करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए देखिए कुछ पॉइंट हैं वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि कैसे इसको हम लैंड डिग्रेडेशन को रोकें, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके दिमाग में होने चाहिए क्योंकि आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लैंड डिग्रेडेशन तो ठीक है बट उसको रोकने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन कौन से हमें उपाय करने चाहिए। तो उसके लिए आपको मैं 2-3 पॉइंट लिखवा रहा हूँ। जैसे सबसे पहला, रोकने के लिए क्या करें आप, अफॉरेस्टेशन करें, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम पेड़ लगाएं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या करें, कंट्रोल इरिगेशन करें, मतलब इरिगेशन तो करें बट कंट्रोल्ड हो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती की इरिगेशन कर रहे हैं, ज़रूरत नहीं है बट अपनी लालच, अपनी ग्रीड के चलते आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम इरिगेशन करते चले जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट क्या रखना है, कंट्रोल ग्रेजिंग करें, मतलब जितनी ज़रूरत है उतने ज़्यादा ही पशु रखें और उतनी ही ज़्यादा ही ग्रेजिंग पर जाएं। तो ये 3 पॉइंट, अफॉरेस्टेशन करें, मैक्सिमम पेड़ लगाएं, कंट्रोल इरिगेशन करें और कंट्रोल ग्रेजिंग करें। तो लैंड डिग्रेडेशन के 3 पॉइंट लिख लिया आपने, किस वजह से हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, डिफॉरेस्टेशन और ओवर इरिगेशन, बट उसको कंट्रोल करना है। टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन द फ्लोइंग स्टेप्स वुड बी टेकन। कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे, सबसे पहला अफॉरेस्टेशन, कंट्रोल इरिगेशन और कंट्रोल ग्रेजिंग, ठीक है। इसके बाद इस चैप्टर का जो सबसे लास्ट पॉइंट बचता है वो है सॉइल एज अ रिसोर्स, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहला सॉइल एज अ रिसोर्स को, हमारे यहाँ सॉइल को 4-5 कैटेगरी बांटी गई है, आपका जो सिलेबस है उसके हिसाब से यही कैटेगरी है जो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। सबसे पहला एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटरियल सॉइल, एडिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले एलुवियल सॉइल, सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की कैटेगरी में यही आती है, ठीक है। और मोस्टली जितने भी प्लांट होते हैं जो कि बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं वहाँ सब में आपको ये सॉइल देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल, साउथ इंडिया या कोस्टल वाला जो रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये फेमस क्यों है, क्योंकि कॉटन की कल्टीवेशन के लिए इस सॉइल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट सॉइल इज रेड सॉइल, क्यों इतनी जरूरी है, क्योंकि इसमें Fe मैंने लिख दिया है, कई लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। तो आयरन, रेड सॉइल में आपको आयरन बहुत ही एफिशिएंट मात्रा में देखने को मिलेगा, मैक्सिमम आयरन कंटेंट यहाँ इस सॉइल में देखने को आपको मिलेगा। अगला है लिटरियल सॉइल, ये ध्यान रखेंगे जहाँ पर हाई रेनफॉल होगी, मतलब जहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है उस एरिया में आपको ये सॉइल देखने को मिलती है, जिसको हम लिटरियल सॉइल बोलते हैं। अगला है एरिड सॉइल, एरिड से ही समझ में आ रहा होगा, सूखा, मतलब जितने भी डेजर्ट एरिया हैं, सूखाग्रस्त जितने भी जगह हैं वहाँ पर आपको एरिड सॉइल देखने को मिलेगी। एंड फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो जितने भी माउंटेन रीजन्स हैं, माउंटेनियस जितने भी रीजन हैं वहाँ पर आपको ये फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगी। तो क्या कैटेगरी है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लिटरियल सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। तो सबके बारे में मैंने आपको बताया, एक एक पॉइंट इस चैप्टर में मैंने डिस्कस किया, एक एक पॉइंट पर बात की, ठीक है। तो अभी तक पूरा जो फर्स्ट चैप्टर है वो इसका निचोड़ है, आप इसको बार बार पढ़ें, बार बार रिवाइज करें। मैंने जैसे आपको पहले ही बताया आपको इसकी PDF में मिलेगी, बट अभी हमें थोड़ा समय चाहिए होगा, तो अभी आप पहले वीडियोस से अच्छे से कवर करें। जैसा आपका प्यार सपोर्ट मिलेगा देन हम अपनी टीम से बातचीत करके आपको PDF भी प्रोवाइड कराएंगे सेम इसी चैनल पर। ओके, धन्यवाद।